अक्सर जो है अपनी पेडागोजी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम कहते हैं एक है जी रट्टा निज़ाम और एक है जी क्रिटिकल थिंकिंग। ये कहते हैं, इसमें हम अक्सर ये कहते हैं रट्टा निज़ाम बड़ा बुरा था और क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी अच्छी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिससे मुझे समझ आई कि ये रट्टे का निज़ाम शुरू कहाँ से हुआ। वो बड़ी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री थी। जापान के अंदर जो समुराइज हुआ करते थे, वो तलवार कैसे बना, तलवार के लिए बड़ा खास, आपको पता है, लोहा बड़ी मखसूस अंदाज से तैयार करना होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी केमिकल इम्बैलेंस हो, वो स्टील नहीं बनता लोहे का, और बाकी चीजों को फिक्स आपने बिल्कुल सही टेम्परेचर पे करना। डॉक्यूमेंट्री ये थी कि वो एक ऐसे जमाने में जब लिखाई पढ़ाई होती नहीं थी, जब कोई लिखता, जब कोई तहरीर में चीज ही नहीं थी, जब बरका ही नहीं था, जब सफाई नहीं था, जब पेपर ही नहीं था, तो कैसे लोग याद रखते थे कि वो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है जिससे वो बिल्कुल परफेक्ट स्टील निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि तरीका उसका ये था कि उन्होंने एक रिचुअल बनाया कि वो जो उस्ताद था वो सुबह उठता था, वो पहले नमाज अपनी किस्म की नमाज करता था, वुजू करता था, इबादत करता था, और वो पूरे उसके जो 20 स्टेप्स हैं उसको बिल्कुल हूबहू फॉलो करता, और अपने शागिर्द को कहता था कि ये 20 के 20 जो कदम है ना, इसको बिल्कुल तुमने रट लेना है, इससे तुमने टस से मस नहीं हो। ये वो तरीका कार था नॉलेज की प्रिजर्वेशन का जब हमारे पास कोई तहरीर ही नहीं मौजूद। गौर कीजिए कि हिंदू जो पंडित होते हैं बचपन से उन बच्चों की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं और वो अपने वेद उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, और जब तक वो बड़े होते हैं तो उस वक्त तक वो हजारों वर्सेस हैं उन्होंने रटी होती, इतनी बड़ी तादाद में जिसकी हद हिसाब हुई। हमारे में भी बड़े हाफिज कुरान है। तो वो एक ऐसे पीरियड में ये काम शुरू हुआ जब ऑब्वियसली उनके रिलीजन जो है वो रिटन फॉर्म में था ही नहीं। उसको रिमेंबर कैसे किया जाए जब तक कि उसको नरेट ना किया जाए बार बार, और नरेशन को बिल्कुल उसमें कोई रद्दोबदल नहीं आप कर सकते, अदरवाइज उसका मायना ही चेंज हो जाएगा। सो ये सिस्टम था, रट्टे का सिस्टम एक इंपॉर्टेंट सिस्टम था एक ऐसे दौर के लिए जब हमारे पास ना लाइब्रेरीज, ना किताबें थी, ना हमारे पास इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था, ना पीयर रिव्यूड जर्नल्स थे, ना अखबारात थे, ना किताबें आम हुआ करती थी। तो ये बहुत जरूरी था कि अच्छी तरह रट्टा लगाओ ताकि भूले ना। मैंने जो रट्टे लगाए पहाड़ों के, जो वो मुझे आज भी बड़े काम देते हैं। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, मेंटल मैथ हो ही नहीं सकती उसके बगैर। ऐसे ही है ना जी। तो रट्टे का अपना एक फायदा भी था, एक वक्त में उसका एक बहुत अफादी पहलू भी था, एक उसने बड़ा किरदार अदा किया इंसान की नॉलेज की प्रिजर्वेशन। मगर उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, और वो नुकसान ये है कि अगर आपके जहन में ये बात डाल दी जाए कि बस यही 20 कदम आपने उठाने हैं इस तलवार को बनाने के लिए, इनमें कभी आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर कूट कूट के आपके जहन में ये बात भर दी जाए कि ऐसे कदम आगे पीछे नहीं हो सकते, तो फिर तलवार बनाने का बेहतर तरीका आप इजाद नहीं कर सकते, आप डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने उस्ताद से जो तरीका सीखा है, आपने कहना उससे बंदूक भी नहीं बना सकते क्योंकि आपने कहना ये मुकद्दस चीज है, बस तलवार के अलावा मैं कुछ नहीं बनाऊंगा ही नहीं। ऐसा हुआ हमारी अपनी मुसलमानों की तारीख में, ऐसा हुआ कि जब गुटेनबर्ग ने प्रेस बनाया तो उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने ये कहा कि हमें प्रेस की जरूरत ही नहीं है, हम तो हाथ से लिखेंगे कुरान मजीद को। उसका नुकसान हुआ। तो अब बहरहाल हम बहुत प्रेस इस्तेमाल करते हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग फिर क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि जब बच्चा ये सवाल सिर्फ ना करे कि सर इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है केमिस्ट्री की, या फिर दिमाग कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, कैसे है, बल्कि वो ये पूछे कि ये क्यों है। कैसे के बजाय पूछना शुरू है कि क्यों है। जब वो क्यों का सवाल करना शुरू करेगा कि क्यों डिमांड कर्व, ये नहीं कि कैसे है, वो तो रट्टा लगा के कह देगा आपको कि जी ये देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वगैरह वगैरह, जब इक्वेशन को बैलेंस करना है ये नंबर यहाँ से यहाँ कर लो, ये वहां से वहां कर लो, इक्वेशन बैलेंस होगी। बट व्हाई, जब वो व्हाई का क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वो उसकी तय में जाए, इसमें जाएगा कि जी आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, और मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, और फलाने बॉन्ड्स क्या होते हैं, और किस तरह केमिकल कॉम्पोजिशन एटम्स की जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, या किस तरह से यूटिलिटी फंक्शंस क्या है, या इंडिफरेंस कर्व्स क्या है वगैरह वगैरह। वो डीपर और डीपर और डीपर, और लिहाजा वो सिर्फ वो स्टेप्स नहीं समझेगा बल्कि उनके दरमियान जो लॉजिकल मंतकी कनेक्शन है वो बनाए, और जब वो बना लेगा तो फिर वो उस चीज को भी डिटेक्ट कर लेगा कि कहां पे कनेक्शन टूटा और कहां पे शायद हम कोई गलती कर रहे हैं। जिस तरह आइंस्टाइन ने कोई बड़ी मैथ करने से पहले बड़े खूबसूरत से सवाल पूछे, सादा से, कि अगर मेरे सामने एक क्लॉक टावर है और मैं क्लॉक टावर से दूर जा रहा हूं और मैं क्लॉक टावर से स्पीड और लाइट की स्पीड से दूर जा रहा हूं, तो क्या मुझे क्लॉक टावर अभी भी नजर आएगी? क्योंकि क्लॉक टावर से जो लाइट निकल रही है वो मेरी तरफ आ रही है स्पीड ऑफ लाइट,
की स्पीड पे और मैं भी उससे दूर जा रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पे, तो क्लॉक टावर तो गायब हो जानी चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है अगर, तो फिर टाइम जो है वो सही नहीं। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन से उसने पूरी की पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स उड़ा के रखी, सिर्फ वो बैठ के सवाल कर रहा था इसमें। कैसी जबरदस्त बात। क्यों 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 क्यों? जिस तरह बच्चा नहीं होता, मेरी दो बेटियां हैं, वो हर वक्त मेरा दिमाग खाती रहती, कहती क्यों 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 क्यों। मैं कभी नहीं कहता कि ये सवाल नहीं करना, मैं कहता हूँ यही वो सवाल है जो इंसान की नॉलेज, इल्म में इजाफा। तो ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा बच्चों को पूछना चाहिए और हमें आदत डालनी है बच्चों को पूछने की। और अगर शायद हमें उनका जवाब भी ना मालूम हो, कि अगर वो पूछे क्यों और आप कहें बेटा मुझे नहीं पता क्यों, मगर किताब में लिखा है बस मान लो मेरी बात, तो शायद हमें भी ना मालूम हो कि क्यों, क्योंकि हम अगले कौन थोड़ी हैं, हमारी नॉलेज में बड़े बड़े गैप्स हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं। तो यही वो डायलॉग है जो असल में इल्म की तरफ जस्तजू है। ये सवाल व्हाई, क्यों, आखिरकार, इस सवाल को जिंदा रखें तो क्रिटिकल थिंकिंग